आज फिक्र का फोकस भारतीय सेना को मिली खुली छूट पर है। एक ऐसी छूट पर जिसके बारे में सुनकर इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक भारत के जवाब वाली दहशत कई गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान पर बदले वाले बादल अब तेजी से मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए खुली छूट वाली ये फाइल बस खुलने वाली है, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली इस खुली छूट को डिकोड करने से पहले आप तस्वीरें देखिए। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इस वीडियो को ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री आवास में एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए, सीडीएस जनरल अनिल चौहान शामिल हुए, तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए। पीएम आवास पर यह मीटिंग पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बुलाई गई, जो कि पूरे 1.5 घंटे तक चली है। इस बैठक में पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की ओर से उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर गंभीर चर्चा हुई। और जैसे ये मीटिंग ओवर हुई वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। तो इस ब्रेकिंग न्यूज में पहली बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये है प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा कि सेना तय करे कैसे जवाब देना है। ऑपरेशन का फैसला सेना लेगी। प्रधानमंत्री ने कहा सैन्य बलों को खुली छूट है। प्रधानमंत्री ने कहा जवाब कैसा हो यह भी सेना तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा टारगेट समय सेना ही तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी ने कहा तीनों सेनाओं की क्षमता में पूर्ण विश्वास है। आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम ने कहा सेना को खुली छूट मिलने का जल्द दिख सकता है असर, जल्द दिख सकता है असर। ऑपरेशनल लाइन है, ध्यान से देखिएगा। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको इस हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें बिग वॉल पर दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह मीटिंग जब चल रही थी तो यहां पर बॉडी लैंग्वेज ये देखिए, तीनों फोर्सेस के चीफ, प्रधानमंत्री किस तरीके से शुरुआत, अजीत डोभाल, ध्यान से देखिए, अजीत डोभाल कुछ कहते हैं, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया ये देखिए अजीत डोभाल। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरा एग्रेशन। ये दोनों चीजें कन्वे कर रही हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन इस मीटिंग में तनाव कम, बल्कि तनाव बिल्कुल नहीं और स्ट्रैटेजी ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका ऑडियो तो हम सुना नहीं सकते, ना तो वो आया है, लेकिन इस मीटिंग में जो प्रधानमंत्री का, आप ध्यान से देखिए बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज दो चीजें कंफर्म करती हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, जो यहां से इनपुट मिल रहा है उसको लेकर, और दूसरा एग्रेशन, जो उन्होंने मैंडेट दिया है उससे कन्वे हो गया है। ध्यान से देखिए एक एक हाव भाव को, ध्यान से देखिए किस तरीके से चीजें की जा रही हैं। हर चीज को कैलकुलेट, हर चीज को काउंटर जो है उसको भी एनालाइज किया जा रहा है। ये साइऑप्स नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये है मीटिंग जो कि बताती है कि अब भारत क्या करने वाला है। पीएम मोदी के इस ऑर्डर को डिकोड करने से पहले एक और आश्चर्यजनक बात आपको बताते हैं। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक खत्म होते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे। उनके साथ संघ के कुछ और पदाधिकारी प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। ये पुराने शॉट्स है, क्लैरिटी से मैं आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचे हो, वो भी इन हालात में जब पूरे देश में पहलगाम हमले के खिलाफ आक्रोश है और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। पीएम मोदी और संघ प्रमुख के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि बातचीत का क्या मुद्दा था इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के सेना को खुली छूट देने वाले बयान का क्या अर्थ है, उसके मायने क्या है। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और उस हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का यही बयान आया था, सेना को खुली छूट दी गई है। 18 फरवरी 2019 पीआईबी के जो टेक है उसमें लिखा हुआ था। उस खुली छूट के बाद क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और तमाम लॉन्च पैड तबाह करने के साथ कई आतंकियों को भी मार गिराया।
सवाल उठता है कि क्या इस बार भी सेना को इसी तरह की खुली छूट दी गई है? जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जैसा सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त दिया गया था, या फिर अंदाज दूसरा होगा। लेकिन आतंकियों का अंजाम, आतंकियों के आकाओं का अंजाम इस बार भीषण होगा। हम जब इन सवालों की तह में जाएंगे तो यह भी ध्यान रखेंगे कि पीएम मोदी ने बिहार की रैली में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस बार आतंकवाद को पालने पोसने वालों को कल्पना से परे जाकर सजा दी जाएगी और सजा मिलके रहेगी। अब मैं सीधे लेकर चलता हूं आपको हमारे खास मेहमानों के पास, हमारे सहयोगियों के पास। मेरे साथ हैं जनरल अनुज माथुर, स्वागत है आपका। मेरे साथ एयर कॉमोडोर एस बहाल सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है अमोद जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र मेरे साथ श्रीनगर से हैं, मेरे साथ इस वक्त कश्मीर वैली से, बल्कि मेरे साथ इस वक्त सुमित जुड़ चुके हैं। लेकिन इस शो को शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेरे साथ अमोद जी जुड़े हुए हैं। अमोद जी, बड़ी बैठक हुई, क्विक टेक मुझे बताइए इस वक्त सारी बैठकों का सार, चाहे वो प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बैठक हुई, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ या सारे चीफ के साथ जो बैठक हुई, या फिर उसके बाद मोहन भागवत जी जो गए, क्विक टेक अमोद जी बताइए जरा। देखिए निशांत, मोहन भागवत जो सरसंचालक है, संघ के प्रमुख हैं, उनके साथ अभी भी बैठक जारी है। पिछले 40 मिनट से दोनों की बैठक चल रही है। जैसे ही सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हुई, उसके तुरंत बाद डॉक्टर मोहन भागवत का काफिला प्रधानमंत्री आवास में घुसा और दोनों की बातचीत चल रही है। माना यह जा रहा है कि पहलगांव हादसे के बाद जिस तरह का माहौल निर्माण हुआ है, उसके आलोक में दोनों की बातचीत आज हो रही है। और ये एक तरह से संघ प्रमुख का प्रधानमंत्री को खुला समर्थन है, क्योंकि कभी भी निशान, जैसा कि आपने बताया कि दिन के उजाले में प्रधानमंत्री के घर पर डॉक्टर मोहन भागवत का आना नहीं होता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सार्वजनिक रूप से वो आए हैं और बैठक कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कंधे से कंधे मिलाकर पूरा संघ परिवार खड़ा है सरकार के साथ। ये मैसेज देने डॉक्टर मोहन भागवत आज प्रधानमंत्री को आए हैं। दूसरी बात कि सेना प्रमुखों के साथ जब बैठक हुई, गुड बताइए। उसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने 3 बातें की। उसमें सेना को खुली छूट दी, दूसरा उन्होंने जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ा और राष्ट्रीय संकल्प बताया, और तीसरा उन्होंने सेनाओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन पर पूरी आस्था जताई। ये 3 विषय प्रधानमंत्री ने इस बैठक में किया। अमोद जी, जो आपने अभी खबर दी है, मैं एक बार अपने दर्शकों को खबर बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख की बैठक जारी। पीएम आवास में हो रही है बैठक। पिछले करीब 40 मिनट से बैठक चल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन मैं सीधे लेके चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सुमित, कंप्लीट मैंडेट, पूरी अथॉरिटी इस वक्त दे दी गई है डिफेंस फोर्सेस को। यूजुअली ऐसा होता है सुमित, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये सारी जो बैठकें होती हैं डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ये कन्वे करना प्रधानमंत्री की तरफ से कि हमने आपको अथॉरिटी दे दी है, इसका मतलब ये मैसेजिंग दूर तक दी जा रही है। निशांत, बिल्कुल ये मैसेजिंग दूर तक दी जा रही है। वो इसलिए भी क्योंकि शायद पाकिस्तान या कोई भी तमाम वो एजेंसीज पाकिस्तान की सोच रही होंगी आखिरकार भारत कोई ऐसा ऑपरेशन करेगा जो उसके लिहाज से बहुत छोटा हो या फिर उसको लगे बहुत हल्का हो। लेकिन इस समय फोर्सेस की जो तैयारियां चल रही हैं, जो मीटिंगें चल रही हैं, वो तो इंडिकेट कर रही हैं कि निर्णायक के साथ साथ बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। वो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आखिरकार हर फोर्सेस अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार अपने ऑपरेशन करेगी। वो मल्टी डायमेंशनल, ना सिर्फ आप कह सकते हैं नेवी के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से, बल्कि आर्मी के हिसाब से होंगे। वो टेक्टिकल ऑपरेशन होंगे, वो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होंगे, और वो ऑपरेशन ऐसे होंगे जो डीप इनसाइड पाकिस्तान होंगे, जो पाकिस्तान को बड़ा लेसन देने के लिए होंगी। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी फोर्सेस को गो अहेड दिया है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय भारत मल्टीपल लोग आप कह सकते हैं कि स्टेप ले रहा है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और खासतौर पर कॉर्डन करने के लिए। और यही वजह है कि तीनों सेनाएं जो होंगी अब अपने हिसाब से मैं अपने जो मेहमान है उनसे एनालिसिस देने से पहले अपने सभी रिपोर्टर्स के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ग्राउंड पर अभी क्या चल रहा है। जितेंद्र मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर में है। ये वो श्रीनगर है, आप देखिए जरा यहां पर। मुझे याद है आज से करीब
अब 20 साल पहले की बात है, शायद और पहले की बात है, जब यहां पर 8 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते थे, लाइव नहीं कर सकते थे, अपने होटल से ही लाइव किया करते थे। पहलगाम में इस वक्त मौजूद है जितेंद्र मेरे साथ। इतना सब होने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो चीजें तो बदली हैं। लेकिन जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे कोई भी इंटेल रिपोर्ट आपसे नहीं पूछनी है, आपके पास सारी जानकारी है, मैं जानता हूं लोकल इंटेल आपके पास है, जब आप दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे थे तब भी होती है आपके पास। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लेवल ऑफ अलर्टनेस वहां पर कितनी दिख रही है? और प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी अभी ये जो एक मैसेज आया है, इसके बाद जो एक पल्स है वो क्या दिख रही है? लोगों को क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर तकरीबन 7 दिन मेरे को हो गए हैं इस वक्त, और ना सिर्फ श्रीनगर बल्कि आसपास के जितने इलाके थे, चाहे कुपवाड़ा कहिए, चाहे पहलगाम कहिए, पुलवामा कहिए, हर जगह मैं होकर आया, बाकायदा हर जगह हमारी मूवमेंट रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से ना सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि कश्मीर के अंदर भी पूरा फोर्सेस का जो मूवमेंट है या फिर कहीं सर्च ऑपरेशन है या फिर कहीं जो तत्परता वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है निशांत। और जो आज जिस तरीके से पीएम ने सीधे तौर पर फ्री हैंड सेनाओं को दिया है, उससे कहीं ना कहीं एक बात पूरे तरीके से साफ है, इस बार जो होगा वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान अगले 7 जन्मों तक इस बात को याद रखेगा कि अगर उसने इस तरीके की कोई भी हिमाकत हिंदुस्तान के खिलाफ की या हमारी सरजमीन पर की तो उसका अंजाम क्या होगा। तो लिहाजा इस तरीके की तैयारी इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड पर दिख रही है। लगातार जो हमारी फोर्सेज हैं वो ना सिर्फ कश्मीर के या फिर साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, उसके जितने भी जंगल हैं या फिर के जितने भी संभावित इलाके जो ठिकाने हो सकते हैं आतंकियों के, उन तमाम लोकेशन पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और उधर बॉर्डर के ऊपर भी तैयारी पूरी एक तरीके से दिखाई दे रही है। जी इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अनुज सर, स्वागत है आपका। अनुज सर, रिवील तो आप भी नहीं करेंगे, बिकॉज वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी एंड वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, पुलवामा की जो टोन थी वही टोन अब पहलगाम की दिखाई दे रही है। लेकिन तैयारी, अनुज सर ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये तैयारी जो है, ये तैयारी न सिर्फ पुलवामा वाली है, न सिर्फ ये तैयारी उरी वाली है, बल्कि ये तैयारी पराक्रम जो हमने किया था 2002 में, उसकी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है अनुज सर? निशान, तैयारी पराक्रम से भी ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको मैं ये बता देता हूं, पहली बात, पराक्रम में मैं स्वयं शामिल था, मुझे मालूम है पराक्रम में क्या हुआ था, और वी लीव इट एट दैट, और उससे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, आपने प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखी, मैंने अनिल चौहान की बॉडी लैंग्वेज देखी है। जिस प्रकार से यू लुक एट सीडीएस बॉडी लैंग्वेज, जो रिजॉल्व उसमें नजर आया है, जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है व्हाइल ब्रीफिंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन व्हिच इज रेडी टू गो फॉर अ वेरी इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये भी आपको देखने की आवश्यकता है। इससे साफ पता पड़ता है कि दोनों सेनाओं के बीच। सर एक चीज तो मैं बता ही सकता हूं आज, सुमित मुझे टोकेंगे और एडवाइजरी भी है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अपने दर्शकों को एक हिंट जरूर देना चाहता हूं सर मैं, और वो हिंट ये है कि आज जो आप पाकिस्तान को करते हुए देख रहे हैं ना गिमिक्स, हमने गिमिक्स नहीं किए, लेकिन हमारा ऑपरेशन आक्रमण दूसरे दिन था। इसका आप मतलब समझ रहे हैं कि हम कहां पर हैं? और ये मेरा सवाल है लीड इन सर, 3 तो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, राफेल, सुखोई, और मैं तेजस को भी 4.5 जनरेशन मान के ही चलूंगा। सुमित डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा अपना है इसलिए मैं बोलूंगा जरूर, सुमित डिसएग्री मत करिएगा। लेकिन नेवरदलेस वहां पर क्या है सर, JF-17 इसके अलावा कुछ नहीं। वहां पर क्या है, F-16 जो अटैक के लिए नहीं, सिर्फ डिफेंस के लिए। इट्स अ सिटिंग डक, उसकी हालत तो बेरख्तियार ड्रोन से भी खराब कर दी उन्होंने। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अगर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए तो वी आर फार अहेड। व्हाट इज योर टेक? मेरे साथ इस वक्त बाहल सर मौजूद हैं। बाहल सर, लेट्स टॉक एयरफोर्स। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है निशांत जी। पहले तो मैं पूरे जोश हूँ। हमने बात की सीडीएस की, हमने बात की हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री की, मैं देख रहा था हमारे एयर चीफ की। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो ऐसे थे, यानी कि ही इज रेयरिंग टू गो। और दूसरी चीज मुझे सिटिंग ऑन द एज, सिटिंग ऑन द एज, बिल्कुल
लिविंग ऑन द एज। ब्रेकिंग न्यूज में हम हमेशा हमारे वायुसेना के जहाज, फाइटर जहाज दिखाते हैं, इससे हमारे ऐसे लोगों को भी जोश आ जाता है। लेकिन सबसे पहले और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि JF-17 की ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है, उनके रेडार्स की सर्विसिबिलिटी पुअर है। भारतीय वायुसेना इज रेयरिंग टू गो। हम तो दूसरे दिन ही हमने आक्रमण की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। हमने माउंटेन के अटैक्स की प्रैक्टिस की, हमने प्लेन्स के अटैक्स की प्रैक्टिस की, हमने एयर डिफेंस की प्रैक्टिस की, हमने ऑफेंसिव मिशंस की प्रैक्टिस की, हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस की। ये मैसेज क्लियर है पाकिस्तान को कि ना केवल हमारी आर्म फोर्सेस विश्व की चौथी सबसे बेहतरीन आर्म फोर्सेस है, लेकिन सबसे प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। हम लोग बिजनेस नहीं करते, हम लोग जाते हैं और हिट करते हैं, अपना जॉब को अचीव करते हैं। और यही फेथ हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमें सिर्फ पॉलिटिकल आप दोनों ने आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ के बारे में बता दिया। सुमित नहीं बोलेगा, सुमित की तो बीट है ना ये, वो नहीं बोलेगा, मैं जानता हूं। नेवी चीफ के बारे में अगर ध्यान से देखिए, वो एज पे नहीं है, वो एकदम पीछे बैठे हुए हैं, बिकॉज समंदर के ऊपर ही नहीं, समंदर के अंदर भी कोई हलचल हो रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं। नेवी चीफ इज ऑल्सो सुपर अलर्ट। इस वक्त आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया इज रेयरिंग टू गो, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, इट्स एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। यकीन मानिए, ये एक मैंडेट के बाद है, ये एक इंटरनेशनल मैंडेट के बाद है, ये एक डोमेस्टिक मैंडेट के बाद है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा था कि लक्ष्य और समय और तरीका सेना निर्धारित करेगी। यही बात आज उन्होंने दिन में इशारों में कही थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमारा समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। इतना कहने के बाद वो चुप हो गए, फिर थोड़ा मुस्कुराने लगे। यहां पर भी उनकी भाव भंगिमाओं ने बहुत बड़े संकेत दे दिए। उनकी इस मुस्कुराहट को कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया है। कुछ तो यहां तक कहने लगे हैं कि उनकी ये बातें सुनकर पाकिस्तान की सरकार और सेना में डर का मीटर अब तेजी से भाग रहा है। सबसे पहले सुनिए और समझिए, पीएम मोदी ने सुबह क्या इशारे किए थे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसे कहते हैं प्रैग्मैटिक स्माइल। मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये इशारा युग्म कॉन्क्लेव को संबोधित करने के दौरान दिया। ये बात सुबह के करीब 11:30 बजे के आसपास की। इसके बाद शाम को पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट देने की घोषणा की। सुबह के समय पीएम मोदी का यह इशारा और शाम को सेना को खुली छूट देने का ऐलान से इस्लामाबाद में बदले वाले बादल मंडराने लगे। पाकिस्तान में डर का तापमान बढ़ रहा है। सुना है कि पीएम मोदी के इन संकेतों के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी आनन फानन में एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में अंदर की बातें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद की हलचल से इतना समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भारत के बदला लेने की कितनी दहशत है। और यह डर तभी से है जब से पाकिस्तान ने पहलगाम को दहलाने का दुस्साहस किया था। अभी कल की ही बात कर लीजिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। एक हफ्ते में वो 10 से अधिक बार भारत को धमकी दे चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। यही बात पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दोहराई। उन्होंने भारत के हमले की डेडलाइन 3 से 4 दिन दे दी। मतलब उनकी सोच भी ख्वाजा आसिफ के विचार के इर्द गिर्द है। वैसे ख्वाजा आसिफ ने जो जो दावे किए उस पर ठीक से ध्यान देना होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जोर देते हुए कहा भारत पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करेगा। हमारी फौज ने भारत के हमले की आशंका जताई है। यह हमला समुद्र के रास्ते किया जा सकता है। भारत के हमले के लिए हमें तैयार रहना होगा। अस्तित्व पर खतरा आया तो हम परमाणु हमला करेंगे।
यानी ख्वाजा आसिफ को पता है कि उनके मुल्क की तबाही करीब है, कयामत किसी भी दिन आ सकती है, लेकिन गजब है ये बर्बादी देखते हुए भी वो परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने क्या कहा, जरा उनका खौफ भी देख लेते हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत हमला नहीं करेगा। भारत के पास पाकिस्तान पर हमला करने का विकल्प है और पाकिस्तान को भारत के बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा। भारत पाकिस्तान तनाव पर अब सवाल यहीं से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि यह बात क्लियर है कि भारत का कदम बहुत विनाशक होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान उस कहर से खुद को बचा पाएगा? लेकिन अमेरिका से ऐसी कौन सी खबर आई है कि पाकिस्तान की फिक्र ज्यादा बढ़ गई है? जरा ये भी देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत पाकिस्तान तनाव पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है। ये रिपोर्ट किसके हवाले से है, डिटेल में क्या है, ये बताने से पहले इस रिपोर्ट के बिग पॉइंटर्स आपको देखने चाहिए। भारत पाकिस्तान पर जल्दी हमला करने वाला है। पहला, पहलगाम टेरर अटैक का पाकिस्तान से बदला लेने वाला है। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन पूरी तरह बना लिया है। तीसरा, 7 समंदर पार न्यूयॉर्क टाइम्स जब अपने इंटरनेशनल पेज पर ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छाप रहा है तो यह मानकर चलिए कि भारत के इरादे इस बार बहुत बुलंद हैं और बदले की कार्रवाई इस बार 2016 और 19 से भी भीषण हो सकती है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में 100 मिशनों के डिप्लोमैट्स एक खास मकसद से बुलाए गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सबको पहलगाम हमले के बाद ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। इन सबको पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों के बारे में विस्तार से बताया भी गया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 12 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बातचीत की है। यह है भारत का लेवल ऑफ अलर्टनेस। और इन ग्लोबल लीडर से फोन पर बात करने का मकसद मदद मांगना नहीं था, बल्कि उन्हें यह बताना था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत हर हाल में एक्शन लेने जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट को 4 राजनयिकों के हवाले से छापा गया है, जिसे लेकर भी पाकिस्तान में हड़कंप है। वहां भारत के इसी इरादे को टटोला जा रहा है। सेना से लेकर सरकार तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत यह हमला किस तरह से करेगा। जल से अटैक होगा, थल से अटैक होगा या नभ से अटैक होगा। तो पाकिस्तान को फिलहाल इसी गफलत में छोड़ना बेहतर है, क्योंकि युद्ध में दुश्मन पर सरप्राइज अटैक हमेशा गेम चेंजर साबित होता है और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एक बहुत बड़ी वॉर स्ट्रैटेजी है। खैर, वापस आते हैं ख्वाजा आसिफ पर, क्योंकि भारत ने यूएन में इनको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आपको याद होगा 4 दिन पहले ही ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में यह बात सार्वजनिक तौर पर कबूली थी कि पाकिस्तान ने बीते 3 दशकों तक आतंक को पनाह दी है और जहर फैलाया। उस समय ख्वाजा आसिफ ने इसे पाकिस्तान का डर्टी गेम करार दिया था। लेकिन ख्वाजा आसिफ के इसी बयान पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बायना दिखाया। दुनिया के करीब 193 देशों के प्रतिनिधियों के सामने आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। यूएन में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने ख्वाजा आसिफ के इसी वीडियो को संयुक्त राष्ट्र को दिखाया और कहा कि भारत में दशकों से आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान का यह जिंदा सबूत है। योजना पटेल ने इसके साथ ही पाकिस्तान को दुष्ट देश कहते हुए जमकर सुनाया। लेकिन इस सब के बीच में आपको बता देते हैं कि इस वक्त देश की बड़ी खबरें क्या चल रही हैं और खासकर आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है। पहले 2 मिनट में 9 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। होल्ड ऑन टू इट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कल फिर सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। मीटिंग सुबह 11 बजे होगी। सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की जा सकती है। पहलगाम हमले के बाद एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब सीसीएस की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समेत पाकिस्तान के कई पत्रकारों को एक्स अकाउंट बैन कर दिए हैं। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और फेक न्यूज चलाने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के जिन पत्रकारों पर एक्शन हुआ है वो आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साइबर अटैक शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय सेना से संबंधित ऑटोनॉमस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की है। पिछले 2 दिनों में 2 बार ऐसी कोशिश की गई है। सभी वेबसाइट भारतीय सेना के नेटवर्क से जुड़ी नहीं है। और पहलगाम पुलिस ने हमले वाले दिन मौके पर मौजूद 100 से ज्यादा घोड़े और खच्चर वालों से पूछताछ की। एनआईए ने जिप लाइन ऑपरेटर मुजमिल से भी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में उसके आतंकी हमले में शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान जब उससे पूछा गया कि फायरिंग शुरू होने के बाद उसने पर्यटक को क्यों जिप लाइन पर रिलीज किया, तब उसने दूसरा बयान दिया। पहलगाम पर भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर गायब वाली तस्वीर लगाई, जिस पर सियासत गरमा गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तस्वीर के माध्यम से पाकिस्तान को संदेश दिया जाता है कि भारत में मीर जाफर
मौजूद है। सर तन से जुदा कांग्रेस की प्रतीक बन गई है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है और राहुल गांधी के कहने पर इस तरह की पोस्ट लिखी जा रही है। इस सब के बीच में पहलगाम हमले पर आज अखिलेश यादव ने फिर सरकार पर तंज करते हुए सवाल किया। उन्होंने पूछा कि खतरों के बीच पर्यटकों की रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। इस पर सीएम योगी ने जवाब दिया कि पहलगाम पर समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं उससे पता लगाना मुश्किल है कि बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता। इस सब के बीच में पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वतन लौटने को लेकर दी गई भारत की डेडलाइन आज शाम खत्म हो गई। सरकार की समय सीमा खत्म होने तक अटारी बॉर्डर से कुल 780 पाकिस्तानी नागरिक वापस जा चुके हैं। अब तक ये डेटा सरकार ने जारी किया है। और कश्मीर में सुरक्षा को देखते हुए 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बंद किए गए पर्यटन स्थल अस्थायी थे। इसके अलावा सभी पर्यटन स्थलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साउथ कश्मीर में कई मुगल गार्डन के गेट बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि कश्मीर में कई स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं जिन्हें ऑपरेशन करने के निर्देश मिले हैं। और बड़ी खबर, बिना मंजूरी के कुछ सैन्य अफसरों के परिवार के विदेश जाने के बाद बात पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। इस मसले पर चिंता जताते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक इंटरनल चिट्ठी लिखी है जिसमें इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है और बिना इजाजत ऐसा करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पाक रक्षा मंत्रालय ने कमांडरों को निर्देश दिया कि इस्तीफा देने या छुट्टी पर जाने से पहले तुरंत इसकी जानकारी आर्मी मुख्यालय को दी जाए। पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि वो अपने फाइटर जेट को छिपाने में लगा है। मतलब जिससे अटैक कर रहा है उसको छिपा रहा है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में आप? भारतीय हथियारों के दम पर आगे बिना लड़े उसकी ताकत बेदम होने लगी है। उसे दिन रात स्ट्राइक के डरावने सपने आ रहे हैं। पाकिस्तान के डर की पोल खोलती है हमारी यह रिपोर्ट आपके सामने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना भयभीत है कि अब उसे अपने लड़ाकू विमानों की चिंता सताने लगी है। आतंकियों को सेफ हाउस में पहुंचाने के साथ वो मेड इन अमेरिका F-16 फाइटर जेट को भी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करने में जुटा है। पाकिस्तान के पास 85 F-16 हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बेड़े में मौजूद आधे से ज्यादा F-16 पसानी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए हैं। मैप में देखें तो पसानी एयरफील्ड ग्वादर के पास है। यह एयरबेस ईरान की सीमा के करीब है। भारत से इस बेस की दूरी भी काफी ज्यादा है, इसलिए यहां उसे भारत से हवाई हमले का भी कम डर है। यही वजह है कि F-16 के लिए पसानी को पाकिस्तान सबसे सुरक्षित मानकर चल रहा है। पाकिस्तान जानता है कि अगर F-16 को खतरा हुआ तो अमेरिका फायर हो जाएगा। पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो अपनी मर्जी से अमेरिकी जेट F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिका ने यह विमान सिर्फ आतंकवाद विरोधी मिशन में इस्तेमाल करने की शर्त पर उसे बेचा है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान इन जेट्स को छिपा क्यों रहा है? तो इसका जवाब भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम। पाकिस्तान को डर है कि अगर उसने F-16 को भारतीय सीमा के नजदीक ऑपरेट किया तो S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे में वो F-16 से भी हाथ धो बैठेगा और अमेरिका की नाराजगी अलग से मोल लेगा। वैसे भी S-400 के आगे F-16 काफी कमजोर साबित होता है। S-400 की मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जबकि F-16 अपनी मिसाइल 180 किलोमीटर के भीतर ही चला पाता है। यानी लड़ाई शुरू होने से पहले ही जेट खतरे में आ जाता है। S-400 के अलग अलग रडार मिलकर आसमान को नजरबंदी में रखते हैं और 100-200 किलोमीटर दूर से भी F-16 को पकड़ लेते हैं। S-400 की मिसाइलें ध्वनि से करीब 14 गुना तेज भागती हैं, जिससे F-16 के पायलट के पास बचने का वक्त कुछ ही सेकंड होता है। S-400 कराची और पाकिस्तान में पंजाब के हवाई अड्डों तक निशाना लगा सकता है।
इसलिए F-16 को इस रेंज से दूर के बेस में छिपाया गया है। F-16 आमतौर पर नीचे उड़ते हुए रडार से बचता है, लेकिन S-400 की खास मिसाइलें बेहद नीचे उड़ते टारगेट को भी गिरा देती हैं। उस पर फ्लेयर या जैमर भी ज्यादा असर नहीं करते। जहाँ तक F-16 का सवाल है, वो अच्छा विमान है, 4.5 जनरेशन का विमान कहते हैं उसको, और उसको खतरा S-400 से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि S-400 जो है ये इस समय वर्ल्ड में बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। रूस को भारत से मिला ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में एक है, जिसका कोई तोड़ इस्लामाबाद के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ अपने फाइटर जेट नहीं छिपा रहा है, बल्कि रेडार भी तैनात कर रहा है। यह तैनाती क्यों और कहां हो रही है, इसे हमने अपनी इस रिपोर्ट में डिकोड किया है। इसे देखकर आप पाकिस्तान के अंदर भारत के भय का लेवल आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर, पाकिस्तान के रेडार राफेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। पहलगाम पर भारत ने पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का मन बना लिया है, जिससे पाकिस्तान खौफ में है। वो ये तो जानता है कि भारत छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बदला कैसा होगा। इसी सैन्य कार्रवाई के अंदेशे के चलते वो कई कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार को भी एक्टिवेट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इंडियन एयर स्ट्राइक और भारत के मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान अपने रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 58 किलोमीटर की दूरी पर TPS-77 रडार को तैनात किया था। इनके अलावा मेड इन चाइना HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम और HT-233 रडार भी शामिल है। HQ-9P डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है, जिसकी रेंज लगभग 125 किलोमीटर है। यह फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं HT-233 रडार 150 किलोमीटर दूरी पर लक्ष्य का पता लगा सकता है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने यह डिफेंस सिस्टम और रडार लाहौर, कराची और रावलपिंडी के आसपास तैनात किए हैं। ये शहर भारतीय सीमा के नजदीक है। यानी भारतीय सीमा में हो रही हलचल को जानने की कोशिश है, ताकि अपनी जान बचाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान को शायद पता नहीं है कि वो चाहे कितने भी रडार लगा दे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दे, भारत की सिर्फ 2 मिसाइलें ही उसे बर्बाद करने के लिए काफी है। एक है रुद्रम-1 और दूसरी KH-31P। इन दोनों मिसाइलों को Su-30 MKI से दागा जा सकता है। रुद्रम-1 भारत की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये रडार बंद होने पर भी टारगेट को ट्रैक कर सकती है। रुद्रम-1 100 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के रडार सिग्नल का पता लगा लेती है। इसकी रेंज 100 से 200 किलोमीटर, जबकि स्पीड करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे है। किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम रुद्रम-1 को सुखोई के अलावा मिराज 2000, राफेल, जगुआर और तेजस में भी फिट कर सकते हैं। पाकिस्तानी रडारों का दूसरा काल है KH-31P। KH-31P सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी रेंज 110 से 250 किलोमीटर, जबकि गति लगभग 4300 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यह मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से लॉन्च की जा सकती है। यह ऐसी मिसाइल है जो ऊंचाई से काफी तेजी से नीचे की ओर जाती है, जिससे कोई रडार इसे पकड़ नहीं पाता। हमने सिर्फ आपको 2 मिसाइलों का उदाहरण दिया। भारत के पास तो ऐसे ऐसे हथियार हैं कि रडार समेत पाकिस्तान कब मिट्टी में मिल जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिक्र में आप पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश करते हैं, जिसके साथ सीधे पहलगाम हमले से जुड़े हैं। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुआ हमला पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI ने मिलकर करवाया था। और यह बात हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ जाएगी, अगर थोड़ी शर्म होगी तो। वो सबूत जो वहां के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को बेचैन कर देंगे, अगर थोड़ी शर्म होगी तो। और जिन्हें देखकर शाहिद अफरीदी की गिल्लियां बिखर जाएंगी, इनमें तो शर्म ही नहीं। क्योंकि इन सब को पहलगाम हमले के पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत चाहिए। तो यह रहा वो सबूत जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस चेहरे को पहचान लीजिए, नाम है हाशिम मूसा, पाकिस्तान का नागरिक है और वहां की स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के इस पूर्व पैरा कमांडो ने ही पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को गोलियों से भूना था और अभी ये भागा फिर रहा है, अगर एनकाउंटर नहीं हुआ है तो। यही वो हाशिम मूसा है जिसने पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर बड़ी बेरहमी से मारा। पहलगाम की खूबसूरत हरी वादियों को खून से रंगने वाला भी यही हाशिम मूसा है। और उसकी ये तस्वीर पाकिस्तान के सबसे बड़े पाप का सबसे सॉलिड सबूत है। इससे साफ है कि पहलगाम में जो हुआ वो एक हमला नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था। फर्क इतना है कि आर्मी वालों को आतंकियों की वर्दी पहना दी गई। एक ऐसे आतंकी को भी हमले के लिए भेजा गया जिसे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कत्ल करने की स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी। इस ऑपरेशन के लिए उस पूर्व पैरा कमांडो हाशिम मूसा को पाकिस्तानी आर्मी ने लश्कर तैयबा को गिफ्ट कर दिया था। जरा हाशिम मूसा की कुंडली देख लेते हैं। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडर हाशिम मूसा भी लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। आतंकी संगठन लश्कर ने हाशिम मूसा को कश्मीर भेजा। सुरक्षा बलों गैर कश्मीरियों को टारगेट करने के निर्देश थे। कोवर्ट ऑपरेशन और आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग थी। गांदरबल के गगनगीर में भी अक्टूबर 2024 में हमला किया था। ये वो हाशिम मूसा है जिसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI में बहुत ऊपर तक पकड़ है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी का ये पूर्व कमांडो अब वहां की सेना, ISI और आतंकी संगठनों के बीच का पुल है। हाशिम मूसा का लश्कर के सरगना हाफिज सईद से डायरेक्ट कनेक्शन है और आतंकी हमलों के लिए वो सीधे हाफिज से ही ऑर्डर लेता है। लश्कर में हाशिम मूसा को सुलेमान के नाम से भी जानते हैं। इस आतंकी को पाकिस्तानी सेना और ISI से आतंकी की ट्रेनिंग मिली है। खबर है कि भारतीय फौज इसे इस बार मुर्दा नहीं, जिंदा पकड़ने का मन बना चुकी है और भारतीय फौज के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की दहशत पर एक और बड़ा अपडेट। पाकिस्तान ने मान लिया है कि उसके नेता और अधिकारी देश छोड़कर भाग रहे हैं। हमने इसी शो में सबसे पहले आपको दिखाया था कि कैसे भारत के डर से वहां के हुक्मरानों के पसीने छूटे, फौजियों के इस्तीफे हो रहे हैं, नेता और सेना के अफसर अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं। यहां तक कि खून बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो और जनरल असीम मुनीर ने के परिवार वाले भी विदेश जा चुके हैं। अब ये फैक्ट खुद पाकिस्तान की सरकार ने कबूल कर लिया। एक इंटरनल चिट्ठी में इस पर चिंता जताई गई है। वहां के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि अफसरों ने जनरल हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी की मंजूरी के बिना अपने परिवारों को विदेश भेजा। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है और बिना इजाजत ऐसा करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई शुरू की जा रही है। पाक रक्षा मंत्रालय ने कमांडरों को निर्देश दिया है इस्तीफा देने या छुट्टी पर जाने से पहले तुरंत इसकी जानकारी आर्मी मुख्यालय को देनी होगी। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं उसकी फौज भारत के डर से खाली ना हो जाए, इसीलिए उसे अब दिशा निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान इतना बेशरम है कि अब वो फर्जीवाड़े पर भी उतर आया। भारत के खिलाफ वो नए मॉडल्स ऑपरेट कर रहा है। नए मॉडल्स ऑपरेंडी उसने बनाए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने एक और नई साजिश रची है। भारत के टोल प्लाजा पर फोन कर टोल कर्मचारियों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश है कि भारत के आर्मी अफसर हैं।
ये पता लगाने की साजिश है कि सेना की गाड़ियां उनके टोल प्लाजा से गुजरी हैं या नहीं। मतलब भारतीय सेना का मूवमेंट जानने की प्लानिंग है। खासतौर से पंजाब में सीमा से लगे इलाकों पर के जो टोल प्लाजा हैं वहां पर फेक कॉल कर रहे हैं। लेकिन आईएसआई का यह हथकंडा भी एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के बच्चों की अपेक्षा में भारत में एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, सब जानते हैं। आईएसआई की एक और साजिश का पता चला है। खुफिया विभाग के सूत्रों का दावा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी साजिश में है। सूत्रों का दावा है कि अब कश्मीर में आतंकी फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और आतंकियों के ने मिलकर कश्मीर में टारगेट सेट कर लिए हैं। आईएसआई का पहला टारगेट है गैर स्थानीय नागरिक, यानी वो लोग कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं। आईएसआई का दूसरा टारगेट है पुलिसकर्मी, यानी सुरक्षा बल पर बड़ा हमला हो सकता है। आईएसआई का तीसरा टारगेट है कश्मीरी पंडित, यानी कश्मीरी पंडितों पर भी हमला हो सकता है। इसके अलावा खुफिया विभाग के सूत्रों ने वो लोकेशन भी बताई है जहां हमले हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खासतौर से श्रीनगर और गांदरबल जिले में आतंकी हमले किए जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि आतंकी उत्तर कश्मीर, मध्य कश्मीर और दक्षिण कश्मीर में एक्टिव है। सूत्रों का दावा है कि आतंकी स्टैंड ऑफ हमला कर सकते हैं।